हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों, आज हम करेंगे जून 2015 के द्वितीय प्रश्न पत्र का अगला पार्ट, ठीक है, यानी पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। दोस्तों, सही सुमेलित प्रश्न है, जरा ध्यान दें। रचना है एवं रचनाकार है, ठीक है। सबसे पहले रचना जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि की। मधुकर कवि की रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। फिर है रचना पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई की है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। और ध्यान रखें, यह चंद्रबरदाई जी कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे और उनके प्रिय मित्र भी थे। साथ में इन्होंने अपने काव्य में यानी अपनी रचना में किसका प्रयोग किया है? कवित्व छंद का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है श्रावकाचार। श्रावकाचार किसकी रचना है? ध्यान दें, देवसेन की। देवसेन की रचना है श्रावकाचार। फिर है नेमिनाथ रास। रचना है नेमिनाथ रास किसकी है दोस्तों? सुमति गणी की। सुमति गणी की। दोस्तों, यहाँ प्रिंटिंग एरर है, मणि लिखा हुआ है, सुमति गणी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से देखें, मधुकर कवि, इनकी रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। फिर है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं या फिर समय है? तो ध्यान रखें, 69 सर्ग हैं। कितने? 69, 69, ठीक है। समय कहो या सर्ग कहो, बात एक ही है, ठीक। अगला प्रश्न है, अगली रचना है देवसेन की रचना श्रावकाचार। कौन सी? श्रावकाचार। फिर है सुमति गणी। सुमति गणी, इनकी रचना है नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, ग्रंथ है कुछ और उनके लेखक हैं। सबसे पहले ग्रंथ है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी किसका है? सूरदास का ग्रंथ है साहित्य लहरी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें साहित्य लोचन। साहित्य लोचन किसकी है रचना? तो श्याम सुंदर दास जी की। श्याम सुंदर दास की। इसके अलावा एक रचना है साहित्य दर्पण। कौन सी? साहित्य दर्पण। तो ये किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ की। आचार्य विश्वनाथ की। तो ध्यान रखेंगे, साहित्य लहरी सूरदास, साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास, ठीक है। फिर है साहित्य दर्पण किसकी? विश्वनाथ की। तो ये कुछ एक जैसी दिखने वाली रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक। अगली रचना है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी है? रस खान की रचना है। रस खान की रचना है प्रेम वाटिका। फिर है रस मंजरी। रस मंजरी किसकी है? नंददास की रचना है दोस्तों, रस मंजरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है भक्त नामावली। भक्त नामावली किसकी रचना है? ध्रुवदास की। ध्रुवदास की रचना है भक्त नामावली, याद रखेंगे। तो एक बार फिर से देखें, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। फिर है रस खान की रचना प्रेम वाटिका। फिर है नंददास की रचना रस मंजरी। फिर है ध्रुवदास की रचना भक्त नामावली, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, यहाँ कुछ कवि हैं और रचना है। तो ध्यान दें, सबसे पहले कवि आलम, रीतिकालीन कवि हैं दोस्तों ये सभी, तो जरा ध्यान देंगे, ठीक है। आलम, और ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ठीक है। आलम, इनकी रचना है माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला किसकी है? आलम की रचना। फिर है घनानंद, इनकी रचना है दोस्तों सुजान हित प्रबंध। सुजान हित प्रबंध किसकी है? घनानंद की रचना है। घनानंद की एक प्रसिद्ध रचना और है इश्क लता। कौन सी? इश्क लता, ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक रचना और है
इश्कनामा किसकी है? बोधा की है। इश्कनामा बोधा की रचना है। इश्कलता घनानंद की रचना है। ठीक है, और यहाँ प्रश्न में देखें घनानंद की रचना कौन सी है? सुजान हित प्रबंध। ठीक, अगले हैं ठाकुर। कौन से? ठाकुर कवि। इनकी रचना है दोस्तों ठाकुर ठसक। ठाकुर ठसक, ठीक है, ध्यान रखेंगे ठाकुर की रचना ठाकुर ठसक। फिर है कवि द्विजदेव। कवि द्विजदेव, इनकी रचना कौन सी है? श्रृंगार लतिका सौरभ। श्रृंगार लतिका सौरभ, ठीक है, किसकी है? द्विजदेव की रचना है। ठीक है, एक बार फिर से सुने सभी रचनाओं को। माधवानल कामकंदला आलम कवि की रचना है। सुजान हित ग्रंथ घनानंद की रचना है। ठाकुर ठसक ठाकुर की रचना है। फिर है श्रृंगार लतिका सौरभ द्विजदेव की रचना है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जरा गौर करना दोस्तों। क्या है प्रश्न? सही सुमेलित है, नाटककार है और नाटक है। ठीक है, विधाएं भी ध्यान में रखते चलिए, विधाएं भी पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले नाटककार हैं हरि कृष्ण प्रेमी। इनका नाटक है रक्षाबंधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है रक्षाबंधन। किसका है? हरि कृष्ण प्रेमी जी का। ठीक, फिर है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, इनका नाटक है अंगूर की बेटी। अंगूर की बेटी, याद रखेंगे। फिर है नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, इनका नाटक है सन्यासी। कौन सा? सन्यासी, याद रखेंगे। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है सन्यासी। फिर है चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी, इनका नाटक है दोस्तों अशोक। कौन सा? अशोक, ठीक है, याद रखेंगे। अशोक नाटक किसका है? चंद्रगुप्त विद्या अलंकार का। वहीं अगर निबंध की बात की जाएगी, अशोक के फूल किसका निबंध है? तो ध्यान रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। ठीक है, तो ध्यान रखें। एक नाटक, एक कृति और है अशोक का शोक। ये मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये तीन कृतियां एक जैसी हैं, तो आप इनके रचनाकारों को अपनी किताबों में से देखकर लिख लें। ठीक है, अब एक बार फिर से सुने। नाटक रक्षाबंधन किसका है? हरि कृष्ण प्रेमी जी का। फिर है नाटक अंगूर की बेटी, किसका है? गोविंद वल्लभ पंत जी का। फिर है नाटक सन्यासी, किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। फिर है नाटक अशोक, किसका है? चंद्रगुप्त विद्या अलंकार का। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, सही सुमेलित है। यहाँ कुछ रचनाएं हैं दोस्तों और रचनाकार हैं। सबसे पहले रचना एक पतंग अनंत में। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी की। अशोक वाजपेयी जी की रचना है एक पतंग अनंत में। फिर है रचना यहाँ से देखो। यहाँ से देखो किसकी है? केदारनाथ सिंह जी की रचना है। केदारनाथ सिंह जी की रचना है। फिर है बात बोलेगी। कौन सी रचना? बात बोलेगी। ठीक है, ध्यान रखें, शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है बात बोलेगी। शमशेर बहादुर सिंह जी। ठीक, फिर है रचना आत्मजयी। कौन सी? आत्मजयी किसकी है? ध्यान रखें, कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण जी की रचना है आत्मजयी। ठीक है, अब एक बार फिर से सुने। अशोक वाजपेयी जी की रचना है एक पतंग अनंत में। ठीक है, फिर है केदारनाथ सिंह जी, इनकी रचना है यहाँ से देखो। ध्यान रहे, केदारनाथ सिंह अलग है, केदारनाथ अग्रवाल अलग है। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की एक रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर अभी हम देखें तो केदारनाथ सिंह जी की रचना यहाँ पर है यहाँ से देखो। ठीक, फिर है शमशेर बहादुर सिंह जी। कौन? शमशेर बहादुर सिंह जी, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बात बोलेगी। ठीक है, बात बोलेगी हम नहीं, ठीक है, भेद खोलेगी बात ही, कुछ इस तरह की पंक्ति है, रिपीट भी हुई है एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, ध्यान दें, किसकी है ये? शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है बात बोलेगी। फिर है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, इनकी रचना है आत्मजयी। आत्मजयी, ठीक है, और एक रचना और है दुष्यंत कुमार की। ध्यान रखें, एक कंठ विस्पाई। एक कंठ विस्पाई, ये कुछ चुनिंदा
कृतियां हैं जो पूछी जाती हैं, ये कुछ रचनाएं हैं पूछी जाती हैं। ऑप्शन में इनमें से एक ना एक रचनाकार आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, साथ में दोस्तों अगर जो लोग भी मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको मेरा चैनल नहीं मिलता है यूट्यूब पर, तो आप क्या करें, हिंदी साहित्यविद आरती शर्मा, हिंदी साहित्यविद आरती शर्मा करके सर्च करें यूट्यूब पर, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और सभी प्लेलिस्ट एक बार ओपन करके देख लें। शुरुआती प्लेलिस्ट में कुछ परेशानी हो सकती है आपको, लेकिन बाद की जो प्लेलिस्ट है वो आपको बेहतरीन मिलेंगी। ठीक है, और आप अपने हिसाब से प्लेलिस्ट देखें और अपनी पढ़ाई करें। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गौर करें, रचना है और रचनाकार है। तो सबसे पहले रचना है सूखी डाली। सूखी डाली किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अश्क जी की। उपेंद्रनाथ अश्क जी की रचना है सूखी डाली। फिर है रचना कारवां। कौन सी? कारवां। ठीक है, ये सभी एकांकियां हैं, जरा ध्यान देंगे। ठीक, तो कारवां किसकी है? भुवनेश्वर प्रसाद जी की एकांकी है, जिसे पहली एकांकी भी माना जाता है। ठीक है, कारवां को ध्यान दें। फिर है बादल की मृत्यु। एकांकी है बादल की मृत्यु, किसकी है? रामकुमार वर्मा की। रामकुमार वर्मा की एकांकी है बादल की मृत्यु। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एकांकी, एक घूंट। कौन सी? एक घूंट किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी है। जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी है एक घूंट। ठीक, अब एक बार फिर से सुनिए। एकांकी सूखी डाली किसकी है? उपेंद्रनाथ अश्क जी की। फिर है एकांकी कारवां, किसकी है? भुवनेश्वर प्रसाद जी की। फिर है बादल की मृत्यु, किसकी है? रामकुमार वर्मा की। फिर है एक घूंट, किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एकांकी है ये सभी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। समय मिले तो एकांकी पढ़ करके भी देख लें। ठीक है, एकांकी के पात्र पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और एक कारवां, एक घूंट, ये सभी एकांकियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कारवां सबसे ज्यादा रिपीट होती है, उसके बाद एक घूंट। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, सही सुमेलित है, रचना है और रचनाकार है। तो सबसे पहले रचना है मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्म कहानी किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की रचना है मेरी आत्म कहानी, श्याम सुंदर दास। ठीक है, फिर है रचना स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा। ठीक, इसके बाद है रचना माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी की। इसके बाद है रचना कौन सी? हरीशचंद्र। हरीशचंद्र किसकी है? शिवनंदन सहाय जी की रचना है, शिवनंदन सहाय जी की रचना है। दोस्तों ये सभी कौन सी क्या है? तो ध्यान रखें, रेखा चित्र हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, मेरी आत्म कहानी किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की रचना है। ठीक, फिर है स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा। फिर है माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें, रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर है हरीशचंद्र जी। हरीशचंद्र रचना है किसकी है? शिवनंदन सहाय जी। ठीक है, नाम याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, सही सुमेलित है, क्या है? लेखिका है और रचना है। तो सबसे पहले लेखिका ममता कालिया। ममता कालिया, इनकी रचना है एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स किसकी है? ममता कालिया की रचना है। वहीं एक रचना इसी प्रकार की है, एक पति के नोट्स। कौन सी? एक पति के नोट्स। इसके रचनाकार कौन है? तो महेंद्र भल्ला। महेंद्र भल्ला की रचना है एक पति के नोट्स। ठीक है, वही बात करें एक पत्नी के नोट्स तो होगी ममता कालिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है दोस्तों नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा, इनकी रचना है जिंदा मुहावरे। जिंदा मुहावरे। फिर है चित्रा मुदगल जी। चित्रा मुदगल जी, ठीक है, इनकी रचना है एक जमीन अपनी। एक जमीन अपनी। ठीक है, और इनका उपन्यास है चित्रा मुदगल जी का एक आवा उपन्यास। कौन सा? आवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुरस्कृत उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चित्रा मुदगल जी इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना है एक जमीन अपनी। ठीक, फिर है अगली रचनाकार हैं
अलका सरावगी, अलका सरावगी, ठीक है। इनकी रचना है शेष कादंबरी, शेष कादंबरी, कौन सी? शेष कादंबरी, अलका सरावगी, ठीक। अब एक बार फिर से सुने, रचना है एक पत्नी के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स किसकी है? ममता कालिया, ममता कालिया। फिर है जिंदा मुहावरे, किसकी है? नासिरा शर्मा की रचना है जिंदा मुहावरे। फिर है एक जमीन अपनी, एक जमीन अपनी, किसकी है? चित्रा मुदगल जी की रचना है एक जमीन अपनी। फिर है शेष कादंबरी, किसकी रचना है? अलका सरावगी की रचना है शेष कादंबरी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, जरा ध्यान दें। काव्य शास्त्रीय कृति है और आचार्य है। तो सबसे पहले काव्य शास्त्रीय कृति है औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा किसकी है? क्षेमेंद्र की। आचार्य क्षेमेंद्र की कृति है औचित्य विचार चर्चा। और ध्यान रखें आचार्य क्षेमेंद्र का समय है 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। दोस्तों कहीं भी अगर आपको औचित्य शब्द मिल रहा है और ऑप्शन में आचार्य क्षेमेंद्र हैं तो बिल्कुल आप आचार्य क्षेमेंद्र को ही टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये औचित्य सिद्धांत किसने दिया है? आचार्य क्षेमेंद्र ने, ठीक। इसके बाद है अगली कृति, कौन सी? ध्वन्यालोक, किसकी? ध्वन्यालोक। तो ध्यान दें किसकी है ये? आनंद वर्धन की। आचार्य आनंद वर्धन की कृति है ध्वन्यालोक, ठीक है, याद रखेंगे। फिर है दोस्तों कृति श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश किसकी है? आचार्य भोजराज की। भोजराज की कृति है काव्य शास्त्रीय कृति श्रृंगार प्रकाश। फिर है दोस्तों काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की कृति है काव्य मीमांसा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना जरा, काव्य मीमांसा, एक है रस मीमांसा, किसकी है रस मीमांसा? तो रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है रस मीमांसा। तो मीमांसा करके कम से कम 3 से 4 कृतियां हैं, ठीक है। आप सभी कृतियों को एक साथ लिख लेना, जहां कहीं भी आप पढ़ते हो रिपीट होंगी आपकी किताबों में, तो आप देखना कि किस तरह से कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो इस तरह की कृतियां जो एक जैसी दिखाई देती हैं दोस्तों, आपको उनको एक जगह कलेक्ट करके अलग से लिखते रहना है, ठीक है। ज्यादातर संभावनाएं होती हैं कि प्रश्न ऐसी जगह से ही बनते हैं जहां से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें, ठीक। थोड़ी सी मदद इन वीडियो से आपको मिल जाएगी, पूरी मदद आपको अपनी किताबों से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ें, मन से पढ़ें, ढंग से पढ़ें। तो जरा एक बार फिर से देखें, औचित्य विचार चर्चा किसकी है? आचार्य क्षेमेंद्र की कृति है। फिर है ध्वन्यालोक किसकी है? तो ध्यान रखें आनंद वर्धन की, ठीक है। और अगर बात करें ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक लोचन, तो ये टीका है ध्वन्यालोक की, किसने लिखी? अभिनव गुप्त जी ने, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है श्रृंगार प्रकाश किसकी है? आचार्य भोजराज की कृति है श्रृंगार प्रकाश। फिर है काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर जी की कृति है काव्य मीमांसा, याद रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, सही सुमेलित है प्रश्न, आलोचना ग्रंथ है और आलोचक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आलोचना ग्रंथ है कौन सा? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। कितने वर्ष? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की। शिवदान सिंह चौहान की कृति है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और ध्यान रखें शिवदान सिंह चौहान कौन है? मार्क्सवादी आलोचक भी हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है शब्द और मनुष्य, कौन सी आलोचना कृति है? शब्द और मनुष्य, ठीक है, किसकी है? परमानंद श्रीवास्तव जी की। परमानंद श्रीवास्तव जी की आलोचना कृति है शब्द और मनुष्य, ठीक। इसके बाद है आलोचना ग्रंथ कौन सा? अज्ञेय वागर्थ वैभव। अज्ञेय वागर्थ वैभव किसकी है? ध्यान रहे रमेश चंद्र शाह की। रमेश चंद्र शाह की आलोचना कृति है अज्ञेय वागर्थ वैभव। इसके अलावा रमेश चंद्र शाह की एक अलग कृति और है, कौन सी? गोबर गणेश। गोबर गणेश, तो ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है दोस्तों आलोचना ग्रंथ कौन सा? लोकवादी तुलसीदास। लोकवादी तुलसीदास किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। विश्वनाथ त्रिपाठी जी का आलोचना ग्रंथ है लोकवादी तुलसीदास, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब एक बार फिर से सुने,
शिवदान सिंह चौहान, इनकी कृति है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। फिर है परमानंद श्रीवास्तव जी, इनकी कृति है शब्द और मनुष्य। फिर है रमेश चंद्र शाह, इनकी कृति है अज्ञेय वागर्थ वैभव। फिर है विश्वनाथ त्रिपाठी जी, इनकी कृति है लोकवादी तुलसीदास। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं, याद रखनी है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, स्थापना है और तर्क है। तो सबसे पहले देखें स्थापना क्या है। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। ठीक है, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। केवल ध्यान देना, केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। ठीक है, कितनी बड़ी बात कही है। ठीक है, एक बार फिर से सुने, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका होती है। अगर भाव ही नहीं होंगे तो दोस्तों आप किसी कार्य को ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। ठीक, तो ध्यान दें, केवल तर्क बुद्धि होने से या विवेचना के बल पर, ठीक है, विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकते। ठीक है, इसके लिए भावात्मिका प्रवृत्ति होना बहुत जरूरी है। ठीक, तर्क है क्योंकि जहां जटिल बुद्धि व्यापार के अंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहां भी तह में कोई भाव या वासना ही छिपी रहती है। ठीक है, क्योंकि जहां जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहां भी तह में, तह यानी गहराई में क्या देखा जाता है, कोई भाव या वासना ही देखी जाती है या छिपी रहती है। तो दोस्तों ए और आर दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों ही बातें एक दूसरे से जुड़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर भी स्थापना के अंतर्गत भी केंद्र में भावात्मिका है और यहाँ पर तर्क में भी भाव या वासना केंद्र में है। तो दोनों बातें जुड़ रही हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, दोनों कथन सही हो गए। ए और आर दोनों की दोनों सही हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, जरा ध्यान देना दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देना, स्थापना है दोस्तों और तर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले स्थापना देखेंगे। अभिव्यंजनावादियों के अनुसार, किसके अनुसार, अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। ठीक है, क्या समझ में आया, ध्यान से सुनना। अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। ठीक है, तो जो कवि के अंदर जो कला छिपी होती है उसको वह बाहर करता है। ठीक है, ना कि बाहर की जो वस्तु हैं उनका वर्णन करता है। ठीक है, तो ये किसने कहा, अभिव्यंजनावादियों ने कहा। ठीक है, तर्क है, जरा ध्यान दें, क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है। अब देखो, ये दोनों की दोनों विरोधी बातें हो गई। ठीक है, ऊपर कह रहे हैं कि अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करते हैं, तो पहली बात में समर्थन है, दूसरी में क्या है, विरोध है। क्या कह रहे हैं कि क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देता है। तो दोस्तों ये बात गलत है, यानी स्थापना सही है और तर्क गलत है। ठीक है, जरा ध्यान देंगे, स्थापना सही है और तर्क गलत है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत ध्यान से समझना है और जो जो सेंटेंसेस पॉजिटिव मैनर में आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनका आंसर बिल्कुल सही है, दोस्तों उन वाक्यों को आपको एकदम ध्यान में बिठा लेना है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर संभावनाएं होती हैं कि प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक, अगर प्रश्न रिपीट नहीं भी होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इन बातों को। ठीक है, आप ये मत समझना कि स्थापना और तर्क वाले प्रश्न आपके किसी काम के नहीं है। दोस्तों आपके सबसे ज्यादा काम के यही प्रश्न हैं। ठीक है, आपको थ्योरी में से क्या इंपॉर्टेंट है आपको ये बताते हैं, स्थापना और तर्क वाले प्रश्न। ठीक है, तो जरा ध्यान दें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्थापना है दोस्तों,
मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। ठीक है, मन को अनुरंजित करना और उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। तर्क है, तर्क क्या है? क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है, क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है। पहली बात तो मनोविलास वर्ड ही नेगेटिव है। ठीक है, अब जरा देखें, जिससे सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है, सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है, इसे ही सहृदय की मुक्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसे ही सहृदय की मुक्त अवस्था कहा गया है। तो दोस्तों ए और आर दोनों ही बातें गलत हैं, ए और आर दोनों ही बातें गलत हैं। अब जरा ध्यान देना, किसी भी प्रश्न में, स्थापना और तर्क वाले प्रश्न में अगर अंतिम, ठीक है, एकमात्र, केवल, सिर्फ, ठीक है, इस तरह के अगर वर्ड आते हैं तो वह स्थापना या तर्क जो है गलत होते हैं 90%। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान देनी है जरा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको तर्क में या स्थापना में दो विरोधी शब्द देखने को मिले तो दोस्तों अपोजिट वर्ड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, तो ज्यादातर वह गलत ही माने जाते हैं। जो विरोधी वाला होगा वो गलत होगा सेंटेंस। ठीक है, तो आपको ये बातें भी ध्यान में रख करके अपनी स्टडी करनी है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक आया था मनोविलास। ठीक है, मनोविलास मतलब ये क्या है? पढ़ते में ही हमें नेगेटिव सा लग रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये गलत होगा, समझ गए? तो ध्यान देंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ध्यान देना, स्थापना है दोस्तों, तर्क है। स्थापना क्या है? फ्राइड के अनुसार, फ्राइड कौन है? मनोविश्लेषणवादी हैं। ठीक है, फ्राइड के अनुसार कला और धर्म, फ्राइड के अनुसार कला और धर्म, तीन लोग हैं मनोविश्लेषणवादी, ध्यान रखें, एडलर, फ्राइड और युंग। एडलर, फ्राइड और युंग पाश्चात्य आलोचकों में। ठीक है, और हमारे यहाँ कौन है? इलाचंद्र जोशी, इनका नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है मनोविश्लेषणवादियों में, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, ठीक है, इन सभी के। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों सभी मनोविश्लेषणवादियों को। अब जरा ध्यान दें, फ्राइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है। ठीक है, ध्यान दें, फ्राइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के कारण कलाकार सर्जन करता है। इस काम शक्ति देखो, शब्द को हाईलाइट करो। ठीक है, काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है, तो ये वर्ड ही नेगेटिव आ गया, पहली बात। ठीक है, अब तर्क है क्या? क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है, क्योंकि अवचेतन मानस, ठीक है, अब देखो ऊपर क्या है? अचेतन मानस है, ध्यान दे जरा, स्थापना में अचेतन मानस, जबकि तर्क में क्या शब्द ले लिया है? अवचेतन मानस। तो इस तरह से आपको शब्दों को निकालना है। ठीक है, टेक्निक्स काम करती हैं स्थापना एंड तर्क वाले क्वेश्चंस में। ठीक, तो टेक्निक आपको फॉलो करनी है, और आपके मन में अगर द्वंद्व ना बने तो वह बिल्कुल प्रश्न सही होगा। जहां पंक्ति पढ़ते ही मन में द्वंद्व बनने लगे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं गड़बड़ है और आंसर गलत है। ठीक है, तो ये बात समझना इसको। ठीक, तर्क है क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। तो ए सही है दोस्तों, ए सही है, यानी फ्राइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के कारण कलाकार सर्जन करता है, ये बात सही है, जबकि तर्क गलत है। क्या है तर्क? क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, स्थापना है, काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है।
ठीक है। स्थापना है काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। ठीक है, अहंकार का त्याग आवश्यक है। ये क्या है? पॉजिटिव बात हो रही है। अहंकार का त्याग करना क्या है? पॉजिटिव है। ठीक, अब ध्यान दें, तर्क क्या है? तर्क है क्योंकि जब तक इंसान अहंकार से पीछा ना छूटेगा, जब तक इस अहंकार से पीछा ना छूटेगा, तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। ठीक है, तो ध्यान दें, दोनों बातें सही हैं। यानी कि ध्यान दें, अहंकार का त्याग करने पर ही क्या होगा? प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर आएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, तो अहंकार का त्याग कर यानी कि प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर आए, इसके लिए जरूरी है अहंकार का त्याग हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस देखने हैं, पॉजिटिव मैनर में देखने हैं। ठीक है, पंक्ति एक दूसरे से जुड़ रही है या नहीं, ये भी देखना है। ठीक है, तो ये है स्थापना और तर्क वाले प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।